वेलकम बैक। सानिया 9 मई में मुलव्वस 19 मुजरिमों की सजाएं माफ कर दी गई हैं। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने पर रिहा किया जा रहा है। सजाओं पर अमल के दौरान मुजरिमों ने रहम और माफी की पिटीशंस दायर की थी। सानिया 9 मई के 19 मुजरिमों की रहम की अपीलें मंजूर। पाक फौज का इंसानी बुनियादों पर सजाएं खत्म करने का ऐलान। ISPR का कहना है सानिया 9 मई के मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की पिटीशंस दायर की। 48 पिटीशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमों की पिटीशंस को खालिसतन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। मुजरिमों को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है रहम के लिए दायर दीगर पिटीशंस पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक होगा, जबकि दीगर तमाम मुजरिमों के पास भी अपील, कानून और आइन के मुताबिक हुकूक बरकरार हैं। सजाओं की माफी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल, इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ये निज़ाम हमदर्दी और रहम के उसूलों को मद्देनजर रखकर इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाता है। इससे पहले अप्रैल 2024 को भी कानून के मुताबिक इंसानी बुनियाद पर 20 मुजरिमों को रिहा किया गया था। माहिरीन कानून कहते हैं माफी का ऐलान अच्छी बात है, मगर जरूरी है 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों तक भी पहुंचा जाए। 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाएं 2 साल थी, जिसमें से तकरीबन 1.5 साल वो पूरी कर चुके थे। इंसानी बुनियादों पर आर्मी चीफ ने सजाएं माफ की। 19 लोग ऐसे हैं कि जिनके सेंटेंसेस को पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने सेक्शन 143 की जो पावर है आर्मी एक्ट की, उसको एक्सरसाइज करके उनको रिमिट किया। और ये वो लोग हैं जिनकी सजाएं 2 साल तक थी और तकरीबन 1.5 साल जो है इन्होंने पूरा कर लिया है और उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया। बुनियादी तौर पर मैं समझता ये हूँ कि ये जो लोग ऐसे थे जो 9 मई के अंदर इन्वॉल्व थे, बुनियादी तौर पे आर्मी ने इसके अंदर एक सिंबॉलिकली ये काम किया है कि अगर आप पाकिस्तान के मिलिट्री लॉज की वायलेशंस करेंगे तो आपको जो लॉ एप्लीकेबल है, जिसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एंडोर्स करती आई है, उसके नीचे उनको ट्राई किया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो कुछ माफी का ऐलान किया गया, बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज जो मुझे बॉदर कर रही है, ऐसे मामलात को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उन तक जरूर पहुंचे जिन्होंने ये सब इंस्टिगेशन की। उस पर कवानीन मेरे ख्याल है कि उसमें भी कुछ तब्दीली लाने की जरूरत है कि आप इन मामलात को जो है वो फौरी तौर पे करें। अब 1.5 बरस 2 बरस के सारे मामला चलते आए हैं। साथ ही मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा है कि नेशनल रिकन्सिलिएशन की बात हो रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अच्छी बात है कुछ लोग रिहा हुए, तमाम जमातें संजीदगी और नेक नियति से मुज़ाकरात करें। मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि फौजी अदालतें सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकती तो फर्द जुर्म और सजाएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। पार्टी को कोशिश करनी चाहिए संजीदगी के साथ बैठे, नेकनियती के साथ बैठे, खुले दिल के साथ सारे एक दूसरे को सुने फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। हमारी कमेटी मुतालिबात पेश करेगी। अच्छी बात है कि वो लोग घर चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी मौके भी यही है कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट्स कह रही नहीं, और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसाइड किया कि मिलिट्री कोर्ट सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकती थी तो फिर ऑटोमेटिकली वो कन्विक्शन और सेंटेंस से खत्म। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बानी ने आज मुज़ाकरात में 2 मुतालबात रखने का वाज़े पैगाम दिया है। आज तहरीरी शक्ल में मुतालबात पेश करेंगे। बानी PTI ने यह भी बताया कि उन्हें बनी गाला मुंतकिल होने की पेशकश हुई है, लेकिन उन्होंने कहा है पहले सबको रिहा किया जाए। बड़ा वाज़े उन्होंने पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जहाँ तक हमारी डिमांड्स हैं, जो डिमांड्स पहले भी उन्होंने बताई थी कंडीशंस, वो उन्होंने कहा पूरी करें और फिर हम आगे मुज़ाकरात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आज जो मेरा ख्याल है मुज़ाकरात में हमारी टीम जो है वो यही रखेगी उनके सामने कि ये जो मुतालबात 2 हैं उनको मंजूर करें, तो जुडिशल कमीशन का और सबको रिहा करने का ये तो मुतालबात सामने है और अपना बोनाफाइडे दिखाएं, अपनी नीयत साफ है उनको उसको साबित करें। कुछ शुबात है, कुछ शुबात है, वो कहते हैं कि ये भी ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन 12 प्रोसेस तो है जिसमें शामिल होना है, तो प्रोसेस में शामिल होना। बताया कि उनको ऑफ़र की गई थी, लेकिन उनको वो कह रहे हैं कि अगर ये मैंने अकेले कोई अपने लिए मुतालबात ना कर रहा हूँ, ना मैं कोई डिमांड कर रहा हूँ, सबको छोड़ें तो फिर बेशक मुझे भी करें, लेकिन मैंने खुद अपना नहीं मानना कि मुझे बनी गाला उठा दें। बानी PTI का वकील फैसल चौधरी का कहना है आज मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा इजलास है, वही 2 मुतालबात रखे जाएंगे। हुकूमत में एक तबका कोशिश कर रहा है मुज़ाकरात को मशकूक बनाया जाए। उम्मीद है मुज़ाकराती कमेटी को आज बानी को ब्रीफिंग देने के लिए मुलाकाती इजाज़त मिल जाएगी। इमरान खान साहब ने यह वाज़े किया तो बिलवास्ता तौर पे
बनी गाला में शिफ्ट होने की ऑफर आई थी, तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे कारकुनान, जब तक मेरे दूसरे रहनुमा जो हैं नहीं रिलीज होंगे तो वो अपनी रिहाई की बात नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये कहता चलूँ, हमारे लिए खान साहब की रिहाई बहुत अहम है, क्योंकि मुज़ाकरात का अमल जारी है। हम संजीदगी से और पॉजिटिव वे में इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम हुकूमत से ये भी तवक्को करते हैं कि हुकूमत के अपने जो एजेंडा है वो भी आज अवाम के सामने रखा जाए। हुकूमत का में से एक तबका है जो कि मुसलसल ये कोशिश कर रहा है कि वो इस मुज़ाकराती अमल को शकूक व शबाहत का शिकार करे, इस मुज़ाकराती अमल को सबोटाज करे, लेकिन हम नहायत संजीदगी से इसको इस अमल को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि मुज़ाकराती कमेटी को आज मुज़ाकराती अमल के बाद इमरान खान साहब तक एक्सेस दी जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुज़ाकरात में हुकूमत की नीयत मालूम हो जाएगी। दोनों जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात के सवाल पर कहा, हम 2 साल से तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, हुकूमत को किस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मुल्क में बिजली और गैस का बहरान और महंगाई है। कहा हम सियासी कारकुन हैं, बैठकर बात तो करनी है। मुज़ाकरात तो होंगे पर इंटेंशन गवर्नमेंट की जो है उसके बारे में हमें पता लग जाएगा। हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखेंगे और देखते हैं वहाँ पे क्या बातचीत होती है। अभी थोड़ी देर में दोनों जानब से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी जानब से भी हुकूमत की टेंशन पे और हुकूमत की जानब से आपकी टेंशन पे। गोलियां हमने खाई हैं, लाठियां हमने खाई हैं, जेलें हम पे हैं, FIR हम पे हैं। हुकूमत को किस चीज का तहफ़्फ़ुज़ है? इनके नंबर्स देखें आप, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 0, अकाउंट्स कमेटी ने ग्रोथ रेट दिखाई है 0 के करीब है। कौन सी इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है? इन्फ्लेशन अभी तक राइज कर रही है, गैस का बिजली का क्राइसिस है, क्राइसिस मुल्क में नहीं है और क्या है। ऐसी हुकूमत के साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, कामयाब होंगे? बैठ के बात तो हमने करनी है, हम सियासी वर्ग। पहले 2 मुतालबात पूरे किए जाएं, फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात का 2 निकाती एजेंडा फाइनल कर लिया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं इन 2 मुतालबात की मंजूरी तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। हुकूमत के पास 30 जनवरी तक का वक्त है। आज कोई रोड मैप ना दिया तो 30 जनवरी से पहले भी मुज़ाकरात ख़त्म कर सकते हैं। सारा इन्हिसार हुकूमती रवैये पर है। मुज़ाकरात हैं आज के बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब एजेंडा है मुज़ाकरात के लिए वो फाइनल कर दिया। फैसला है कि जो 2 नुकात हैं उसको सर फहरिस्त रखा जाएगा। 2 नुकात पे जब अमल दरामद होगा उसके बाद नेगोशिएशन आगे बढ़ सकती है। सर फहरिस्त जितने भी बेगुनाह लोग जेलों में हैं उनकी फौरी रिहाई। दूसरे नंबर पे 9 मई और 20 नवंबर के जो वाक़यात हुए हैं उन पर जुडिशल कमीशन बनाना। इस पर तहरीक इंसाफ किसी किस्म की कंप्रोमाइज नहीं करेगी और न ही इसके बगैर सिविल नाफरमानी की तारीख वापस होगी। अगर हुकूमत ने उन 2 नुकात पे अमल दरामद शुरू कर दिया फिर शायद इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की जाएगी सिविल नाफरमानी की तारीख वापस ले। शायद कमेटी में ये मसला भी उठाया जाए कि कुछ वज़रा जो है वो गैर जरूरी बयानात ना दें। इस तरह जो मुज़ाकरात का अमल है वो मुतासर हो सकता है। 30 जनवरी तक ये मुज़ाकरात जा सकते हैं। हुकूमत ने कोई पेशरफ्त नहीं बताई और तो उससे पहले भी खत्म हो सकते हैं। सारा डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के रवैये के ऊपर। आज के मुज़ाकरात से सारी चीजें बागी। हमारी तो पहले ही ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मकाम कहते हैं शहबाज शरीफ की तकरीर रिकॉर्ड पर है। PTI ने उनकी मुज़ाकरात की पेशकश को ठुकरा दिया था। अब PTI ने खुद मुज़ाकरात का मुतालबा किया तो हमने खुशामदीद कहा। बानी PTI की रिहाई किसी कमेटी के नहीं अदालतों के इख्तियार में है। रात की बात हो रही है और दूसरी तरफ वो धमकियों का प्रचार भी लगा हुआ है। हमारे तो पहले से ख्वाहिश थी शहबाज शरीफ का तकरीर रिकॉर्ड पर है। आओ जो कुछ हुआ हमें आगे इस मुल्क को आगे लेके जाना है और मिसाकी मईशत पर बैठते दहशतगर्दी के खिलाफ एक होना हमें चाहिए। तो उन्होंने उसी टाइम भी उसको ठुकरा दिया। जब आपने खुद ये डिमांड किया हमने बिल्कुल वेलकम कहा। उनकी डिमांड की बात करते हैं तो वो तो इमरान खान की रिहाई न किसी कमेटी के इख्तियार में और वो तो अदालतों और कोर्ट्स के इख्तियार में। उसको उन अदालतों और कोर्ट्स में जाना है। पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया है, वही जाकर अपना लड़े। थाना हसन अब्दाल के चलाव घिराव केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जारी वारंट गिरफ्तारी और इश्तिहारी करार देने का मामला। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मनसूख कर दी। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। पेशावर हाई कोर्ट के 16 जनवरी तक अली अमीन गंडापुर के 32 मुकदमात में हिफाजती जमानत का हुक्म पेश किया गया। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के हसन अब्दाल के मुकदमे में इश्तिहारी करार देने और दीगर वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। किस लिए दिए हैं? तो ये लोग कहते हैं अल्लाह ने हमें दाद खाने के लिए दिए हैं। मैं इनको कहता हूँ कि खाने के लिए बाद में दिए। अल्लाह ने आपको ये दांत अपनी ज़बान की हिफाजत के लिए दिए हैं।
लेकिन आप अपनी ज़बान की कभी हिफाजत नहीं कर पाए। ये वो लोग हैं जो पहले कहते होते थे कि हमने जान अल्लाह को देनी है। आज इनके करतूत देखता हूँ तो पता लगता है, महसूस होता है कि आजकल इन्होंने जान पता नहीं यमराज को देनी है या किसको देनी है। ऐसे लोग जो अपने सियासी और कारोबारी ज़ाती मफादात की खातिर पाकिस्तान की बुनियादी असास को उसको हर वक्त खंजर की नोक पर रखते हैं। ऐसे लोग जिनको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान के दुश्मन कौन है, पाकिस्तान के दोस्त कौन है, 4.25 साल इस मुल्क पर हुकूमत करके गए हैं। वो पाक फौज जिसको हमेशा, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा, सुना होगा कि कुरम का मसला हल हो गया। पाक फौज पर जितने ये लोग ये अटैक करते हैं, इजराइल में बैठकर इनकी सोशल मीडिया जिस तरीके से ऑपरेट की जाती है, पता नहीं इन्होंने जान यमराज को देनी है या नेतन्याहू को देनी है, समझ नहीं आती है। इनके करतूत अच्छे नहीं हैं। 27-28 दिसंबर दरमियानी रात को पाकिस्तान की चौकियों पर या कुछ 2 मकामात पर कुछ टेररिस्ट ने हमला किया था और इन्होंने उसको इतना एम्पलीफाई किया कि बल्कि इनके एक वजीर ने यहाँ तक कह दिया कि 15 चौकियाँ जो है तो वो दहशतगर्दों ने अपने कब्जे में ले ली है। हालांकि इस तरह कोई बात नहीं है, पाकिस्तान की कोई चौकी, कोई 1 इंच इस वक्त किसी के कब्जे में नहीं है कुरम के मसले में। और अच्छा, फिर उस पर रशिया के एक टेलीविज़न ने उस पर ख़बर चलाई और उस खबर को उन्होंने एम्पलीफाई किया, बिकॉज कि ये खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर उसको सपोर्ट कर रहे थे और उसको एग्जेजरेट कर रहे थे, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे थे। रशियन टीवी को जब पता चला कि ये फेक है, उन्होंने वो उस खबर की तरदीद भी कर दी और ट्विटर से अपना वो मवाद और ट्वीट भी उन्होंने एक्स से वो हटा दिया। लेकिन ये अभी तक उसको चला रहे हैं, ये उसको प्रोपेगेट कर रहे हैं। ये किसके एजेंडे पे कर रहे हैं? ये लोग कौन हैं? वो बात बड़ी अच्छी है कि साल 2024 का सबसे अच्छा जुमला कौन सा था, तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये तुम क्या उठा के ले आए हो, ये कौन सी चीज़ें हैं जो उठा के लाए गए थे। ये कैसा गंध है जिनको पाकिस्तान की सलामती से कोई लेना देना ही नहीं है। ये उस पाक फौज पर अटैक करते हैं जिस पाक फौज ने आज इनकी ड्यूटी खैबर पख्तूनख्वा में की है। 2 माह से जो कुरम का मसला चल रहा था, जिसमें 128 बच्चे शहीद हो गए थे, मर गए थे दवाइयों से, खुराक से, पानी से, दूध से, बहुत सारी वजूहात की बिना पर 128 बच्चे, करीबन 150 लोग उसमें शहीद हो गए। इतनी इनकी गवर्नेंस की हालत ये है कि डिप्टी कमिश्नर ने और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको लेटर लिखा कि हमारे पास पुलिस नहीं है, पुलिस के पास इक्विपमेंट नहीं है, एंड वी आर अनएबल टू कन्फ्रंट देम, आप हमारी मदद करें। बट दे वर वेरी मच बिजी। इनको मसरूफियत किस चीज़ में थी? इन्होंने इस्लामाबाद पे अटैक करना था। ये 26 नवंबर के एपिसोड की तैयारी कर रहे थे। इनकी मीडिया, सोशल मीडिया, पेड सोशल मीडिया, वो सब उसी में लगी हुई थी। इनके जरगे भी हुए, वो भी नाकाम। तब जाके वो कामयाब हुई जब पाक फौज को इन्होंने पुकारा, पाक फौज गई, उन्होंने मुदाखलत की, तो आईजी, चीफ सेक्रेटरी और वहाँ की पाक फौज के जितने जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने इंटरवीन किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मामला ठीक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त बिल्कुल अल्लाह के रहम करम पर है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी हुक्काम, 4 वज़राए आला, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी मौजूद हैं। SIFC एपेक्स कमेटी इजलास में मुतालिका वज़रा भी शरीक हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास, इंटरनेट के मामले पर वज़ीर दाखिला से इन कैमरा ब्रीफिंग तलब कर ली। आइंदा इजलास में वज़ारत दाखिला के हुकाम और चेयरमैन पाशा को भी तलब कर लिया। मुल्क में VPN के हवाले से इकदामात की हिदायत कर दी।
اجلاس کے دوران شرمیلا فاروقی وزیر مملکت IT شیزہ فاطمہ کے جوابات پر برہم ہو گئیں۔ شیزہ فاطمہ نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں سرویلنس کرنی پڑتی ہے۔ انٹرنیٹ کا مسئلہ وقتی تھا جو حل کر لیا گیا۔ اسٹار لنک سے بات کر رہے ہیں، پاکستان میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ لایا جائے۔ پاکستان نے گزشتہ 1 ماہ میں 1.5 ارب کی ایکسپورٹ کی۔ اگر انٹرنیٹ بند ہے تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ شرمیلا فاروقی نے کہا ہم نہیں، پاشا ہی نقصان کے نمبرز دے رہا ہے۔ میرے شوہر ای-کامرس کمپنی چلاتے ہیں، انہیں نقصان ہوا، ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا حکومت جھوٹ بول رہی ہے؟ PTI کے احتجاج کی کال آتی ہے اور انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے۔ 4 اجلاس ہو چکے، کوئی حل نہیں نکلا۔ کیا ہم بے وقوف ہیں جو سارے کام چھوڑ کر آتے ہیں؟ چیئرمین قائمہ کمیٹی نے کہا VPN کو قانون میں رہتے ہوئے بند نہیں ہونا چاہیے۔ چیئرمین پاشا کو بلائیں، وہ بتائیں انٹرنیٹ سلو ہونے سے کتنا نقصان ہوا ہے۔ افغانستان میں پاک فوج کے داخلے کی خبریں درست نہیں ہیں۔ پاکستانی فورسز دہشت گردوں کے خلاف سرحدی علاقوں میں آپریشنز کرتی رہتی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے صحافیوں کو بریفنگ میں بتایا پاکستان افغانستان کی سالمیت و خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ پاکستان 1951 کے ریفیوجی کنونشن پر دستخط کنندہ نہیں، لیکن پھر بھی مہاجرین کی میزبانی کے حوالے سے کھلے دل کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان غیر قانونی طاقت کے استعمال اور تنازعات کو مذاکرات سے حل کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ ہم افغان حکومت اور عوام کے ساتھ باہمی تعلقات اور ترقیاتی کاموں کے حق کا احترام کرتے ہیں۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ پاکستانی عوام اور افواج اپنی قومی سالمیت اور سیکیورٹی خطرات کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان نے بارہا کہا ہے کہ گواد بندرگاہ غیر ملکی حکومتوں اور افواج نہیں بلکہ پاکستانی عوام کے لیے ہے۔ پاکستان نے بارہا بھارت کے ماورائے علاقہ و ماورائے عدالت قتل عام کی بات بھی کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے پاکستان کی سفارتی تنہائی ختم ہو گئی، ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ اس گورنمنٹ کی معیشت کی سائڈ پہ کافی چیزیں امپروو ہو چکی ہیں۔ پالیسی ریٹ 22 سے 13% پہ آ چکا ہے۔ انفلیشن جو ہے وہ 5% کے ارد گرد آ چکی ہے۔ ایکسپورٹس بھی اچھا ٹرینڈ شو کر رہی ہیں۔ بجلی میں بھی جیسے میں نے عرض کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے پوری ہمت اور کوشش کے ساتھ عوام کو اس کی ریلیف دی۔ ابھی بھی وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ پھر گرمیاں آ رہی ہیں۔ ہم سفارتی تنہائی کا شکار ہیں، آپ میں سے بہت ساتھی کو یاد ہوگا۔ الحمدللہ وہ جو ایک پرسیپشن تھی یا بالکل ہوا میں اڑ چکی ہے۔ آج پاکستان پوری طرح ایکٹیویٹڈ ہے۔ I was almost set to visit افغانستان۔ تو ہماری پرائرٹی پہ ہے، ہمارا برادر ملک ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری ٹریڈ اور اکنامک نہ صرف ان کے ساتھ ہو بلکہ ان کے ذریعے ہم کنیکٹ ہوں۔ ازبکستان از ریڈی، پچھلے سال یہاں آئے، ہم نے ریلوے میچ فائنانس میں سے پورا ان کے ساتھ ورک آؤٹ کر فائنلائز کر کے پڑا ہوا ہے سب پلان۔ تو ہم چاہتے ہیں ان کو انگیج کریں، انشاءاللہ کریں گے۔ جہاں تک انڈیا ہے اٹ ٹیکس 2 to tango۔ آئی تھنک یہ ون وے نہیں ہو سکتا کہ ہم تو سب کچھ کر دیں، تو اگر گڈ ول ادھر سے ہوگی اور ہم بھی تیار ہیں، لیکن بوتھ سائڈ۔ گڈو پاور پلانٹ کی عدم دستیابی پر قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ پاور پلانٹ کی بندش سے 2 سال میں 86 ارب 18 کروڑ کا نقصان ہوا۔ پلانٹ کی بندش سے مہنگے پاور پلانٹ سے بجلی پیدا کی گئی۔ پلانٹ اوپن سائیکل پر چلانے سے 1 سال میں قومی خزانے کو 8 ارب کا نقصان ہوا۔ نیپرا نے کہا ہے مزید مالی نقصان سے بچنے کے لیے جنگی بنیادوں پر سٹیم ٹربائن کی مرمت کی ضرورت ہے۔ غزہ کے مقتل میں ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ اسرائیلی حملوں کے ساتھ شدید سردی میں طوفانی بارشوں نے بھی بے گھر فلسطینیوں کو امتحان میں ڈال دیا۔ پیاروں کے لاشیں اٹھاتے بے یار و مددگار معصوم بچے بھوک پیاس سے نڈھال ہیں، جنہیں گرم کپڑے اور ادویات تک میسر نہیں ہیں۔ اور سوات کی وادی کالام میں طویل خشک سالی کے بعد برف باری نے وادی کا حسن دوبالا کر دیا۔ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ برف باری سے کالام اور مالم جبہ کی چوٹیوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ برف باری دیکھنے آنے والے سیاحوں کی موج ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آئندہ 24 گھنٹے تک برف باری وقفے سے جاری رہے گی۔ مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے شہری موسم کو دیکھتے ہوئے وادی کا رخ کریں۔ برف باری کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے اور مسافروں کو سفری مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ اسکردو سمیت ملحقہ علاقوں میں رات سے برف باری کے نئے سلسلے کا آغاز ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے برف باری 6 جنوری تک وقفے سے جاری رہے گی۔ مزید جانتے ہیں صادق صدیقی سے، بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, स्कर्दू समेत गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों खरमंग, शिगर और गांछे में रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नया जो सिलसिला है बर्फबारी का वो 6 जनवरी तक वक्फे के साथ जारी रहेगी। बालाई इलाकों की अगर बात की जाए तो रात से अब तक तकरीबन 3 इंच तक बर्फ पड़ने की इतलात है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में अब तक 1 इंच बर्फ पड़ चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में आज कम से कम दर्जा हरारत -13 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब बर्फबारी के हवाले से महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट और मकामी इंतजामिया ने अलर्ट जारी की है, जिसमें अवामुन्नास और सयाहों को हिदायत जारी की गई है कि वो बर्फबारी के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र खुसूसन पहाड़ी इलाकों और लैंड स्लाइडिंग वाले मकामात पर गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करे। जुगलोट स्कर्दू रोड पर बर्फबारी के बायस फिसलन से हादसात पेश आ सकते हैं। इसके अलावा शिगर, खरमंग, गांछे के इलाकों तक चूंकि ये पहाड़ी इलाका है तो सफ़र में मुश्किलात पेश आ सकते हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने बर्फबारी का जो सिलसिला है बालाई इलाकों समेत शहरी इलाकों में 6 जनवरी तक वक्फे के साथ जारी रहने और सर्द हवाएं चलने के बायस सर्दी की शिद्दत भी बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। जी, चित्राल में भी बारिश और बर्फबारी वक्फे से जारी है। अपर और लोअर चित्राल में 2 से 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। महकमा मौसमात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में शदीद बर्फबारी मुतवक्के है। मजीद जानते हैं सैयद नजीर हुसैन से। चित्राल के मैदानी इलाकों में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जिला अपर और लोअर चित्राल के बरोगल, यरखून, लसपुर, तोरखो, मूबखो, लोटको, शिशिकुह, कैलाश वैलीज और गोलन में 2 से 6 इंच तक बर्फबारी की इतला मौसूल हुई है, जबकि लवारी टनल के दोनों जानिब भी बर्फबारी जारी है, लेकिन मोटर गाड़ियों की ट्रैफिक का सिलसिला ताहाल जारी है। वादी चित्राल के बलाई इलाके और पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और हर सू बर्फ की चांदनी फैली हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल के मैदानी इलाकों में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी, जबकि रात को चंद मकामात पर दरमियानी से शदीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। जी, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का पाकिस्तान सफर न करना बदकिस्मती है। ऑस्ट्रेलियाई साबिक ऑलराउंडर शेन वॉटसन का कहना है, इसमें कोई शक नहीं कि पाक भारत मैच कहीं भी हो, कोई भी क्रिकेट फैन ये मैच मिस करना नहीं चाहता। मेगा इवेंट के दौरान फैंस अपनी आंखों के सामने स्टार्स को एक्शन में देखेंगे। यकीनी तौर पर ये उनके लिए खास लम्हा होगा। और खबर है कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से उमर अयूब, असद कैसर और मलिक आमिर डोगर की मुलाकात खत्म हो गई है। सहाफ़ी ने उमर अयूब से सवाल किया कि क्या अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर दे रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, अजहर फारूक से जानते हैं। बताइए अजहर। अयाज सादिक से असद कैसर, मलिक आमिर डोगर की मुलाकात हुई है। उमर अयूब भी इस मुलाकात का हिस्सा थे और इस मुलाकात में आज की मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली तौर पर बात हुई है। अजहर से रब्ता करेंगे, अपडेट कर रहे हैं आपको। सहाफ़ी ने उमर अयूब से सवाल किया क्या अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर दे रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जवाब दिया कि अभी मुज़ाकरात शुरू होंगे तो पता चल जाएगा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या तय हो गया कि मुतालबात तहरीरी तौर पर दिए जाएंगे, जिस पर उमर अयूब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर पार्लियामेंट आ रहे हैं, अभी मुशावरत करके बता देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से उमर अयूब, असद कैसर और मलिक आमिर डोगर की मुलाकात खत्म हो गई है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।